सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 7th लेक्चर ऑफ फिजिकल वर्क क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पे फाइनली हम लोग लास्ट लेक्चर पे पहुँच गए, जहाँ पे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। मतलब फिजिक्स में जितने लॉ पढ़ते हैं, फिजिसिस्ट जो लॉ बनाते हैं स्टडी करके, उसको ऑब्जर्व करके, डेटा को कलेक्ट करके, रिकॉर्ड करके, मॉडलिंग रीजनिंग करके, उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं कि वो लॉ कैसा होता है। क्या वो लॉ ऐसा है कि उसमें कुछ क्वांटिटी जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, या कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो चेंज नहीं, कांस्टेंट भी रहते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो कोई साइंटिस्ट जो होता है वो जब लॉ बनाता है तो उसके पीछे बहुत सारा उनका मेहनत, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उससे बेस्ड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही कोई लॉ को वैलिड दिया जाता है, उसको प्रूफ या वेरीफाई भी किया जाता है, या अगर प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो वेरीफाई, अगर गलती हो रहा है तो उसको डिस्प्रूव किया जाए, ठीक है। सब प्रूफ ऑफकोर्स नहीं किया जा सकता है, हमारा साइंटिफिक नॉलेज अभी उतना ग्रोथ नहीं किया हुआ। अब कोई भी फिजिकल फेनोमेना जो होता है, ठीक है, वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वांटिटी रह सकते हैं, जैसे बात करें एक सिंपल दो बॉडी के कोलिजन की, एक एक्सीडेंट की, तो वहाँ पे भी मास, वेलोसिटी, कितना फोर्स लगा, कितना इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और भी एक्सीलरेशन, एयर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन, इस सब का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम पे देखने जाए तो वहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से कुछ क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहते हैं, वो सेम रहते हैं। और इनमें से कुछ कंजर्व क्वांटिटी आप पढ़े हुए हैं, जैसे आप एक लॉ पढ़े हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू मस्ट हैव रेड इट, ठीक है, जिनको सबसे पहले रॉबर्ट मेयर ने दिया था। और इनको क्या बोला गया, जो वेरिफिकेशन इनका था वो वेरिफिकेशन हेल्महोल्ट्ज के द्वारा किया गया था। सेकेंडली वी कैन ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी आप 9th में भी पढ़े हुए हैं और 11th में भी आप अच्छे से दोनों को पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस दोनों का वेरिफिकेशन भी आप देखे हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वेरिफिकेशन भी देखे हुए हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो ये दोनों एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम माना जा रहा है कि किसी सिस्टम का, और एनर्जी पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट है। क्या ये सही बात है? हाँ है, ठीक है। एनर्जी अभी तक जितना वेरिफिकेशन किया गया है सभी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तो देखा गया है ये एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसको लेके हम क्या करें, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने बारे में, ये हम कुछ ऐसे क्वांटिटी को रखे हुए हैं, कुछ ऐसे लॉ बनाए हुए हैं जो हमेशा कांस्टेंट है। बहुत सारा चीज़, जब कोई चीज़ बदलते रहता है तो उसके बारे में हम नहीं पता कर सकते। लेकिन कोई चीज़ जब कॉन्स्टेंटली जा रहा है तो हम उसके बारे में बाद में ही, फ्यूचर में भी उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार का यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं 5 सेकंड बाद वो कहाँ रहेगा, ठीक है। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म है, पहला सेकंड में चला वो, पहला सेकंड में अभी स्पीड उसका है 60 मीटर पर सेकंड, और थोड़ी देर बाद उसका स्पीड 80 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा हो गया, तो उस कंडीशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इफ़ वी हैव समथिंग कंजर्व, वी हैव समथिंग कांस्टेंट, अगर हमारे पास है तो हम उसके आगे वाले फिनोमेना को प्रिडिक्ट आसानी से कर सकते हैं, और वहीं पे काम आता है ये कंजर्वेशन लॉ। आपके मन में होगा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़े हुए, यस वी हैव स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे कि आइंस्टाइन जो थे वो बोले कि मास और एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टिबल है। इसी से एक और आप पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। खैर ये आपके लिए थोड़ा सा हाई हो सकता है, पर मैंने भी जब 9th में पढ़ाया है तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जरूर कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या बोलते हैं कि आप ये जरूर इक्वेशन पढ़े होंगे कि E इक्वल टू mc²। यहाँ से आपको क्या बताया जा रहा है कि ये मास है और ये c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मास और एनर्जी क्या है, इंटर कन्वर्टिबल, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। लेवॉइजर ने ये लॉ दिया था, क्या चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन बाद में वो केमिकल रिएक्शन में तो वैलिड होता है, लेकिन ये रियली में मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं कि मास की सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ऑफकोर्स टोटल जो नेट है वो कांस्टेंट रह सकता है। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। और आपको पता ही है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या क्या नहीं दिया। अभी तक जो साइंटिस्ट है वो उनके पीछे लगे, उनके प्रिंसिपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब क्या क्या बोल के गए अभी तक, ठीक है। उनका रिलेटिविटी प्रिंसिपल, क्वांटम प्रिंसिपल, ये सब अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होगा कि न्यूटन के कितने लॉ है या कंजर्वेशन मोमेंटम के, ये एटॉमिक लेवल पे नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ अलग साइंस ही बना, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स भी बना, आप सुने होंगे थोड़ा हमारा नाम, ये सब भी बना। लेकिन भले ही वो लॉ नहीं काम करता है, न्यूटन्स का लॉ, लेकिन ये जो कंजर्वेशन मोमेंटम है वो वहाँ भी काम करता है। मतलब समझ रहे इसका इंपॉर्टेंस, भले ही ये इसके डिपेंड, ये जिस लॉ से बनाया गया, ठीक है, न्यूटन्स के जो लॉ से बनाया गया वो लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इवन एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पे भी करेक्ट है, वेरीफाइड है, ठीक है। ये इन सब का एक तरह से बोल सकते हैं स्वैग है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस है इन दोनों का। खैर थोड़ा आगे चलते हैं। अब एनर्जी जो है, एनर्जी का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं एनर्जी का सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि इसको वेरीफाई करके उस पर न्यूमेरिकल बनाना है या जेईई या दूसरा कोई एग्जाम क्रैक करना है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हमारा जो वर्ल्ड है या खुद हम हैं, ठीक है, या मोबाइल जिसमें देख रहे हैं, वो सब कुछ एनर्जी पे चल रहा है।
और ये एनर्जी बोला गया कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का ही, फॉर होल यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स है। अब पूरे यूनिवर्स में इतना वायलेंट चीज़ सब चल रहा है, कहीं पे स्टार जन्म हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे स्टार एक्सप्लोड कर रहा है, कहीं पे नए गैलेक्सी फॉर्म हो रहा होगा, ये अलग अलग चीज़। उस कंडीशन में भी एनर्जी बोला जा रहा है कि कांस्टेंट है पूरे नेचर का, ठीक, पूरे नेचर का एनर्जी बोल रहा है कांस्टेंट है। और इससे सब कुछ हम लोग का भी, अब छोटे से अर्थ का बात करें, छोटा से कहने का मतलब यूनिवर्स के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है, वैसे तो अर्थ हमारा कितना बड़ा है उसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, पर फिर भी अगर हम यूनिवर्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ भी जितना हीट के रिलेटेड, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस सब का जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, एनर्जी भले ही कंजर्व है लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्म तो होते ही रहता है ना। अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो कितना दिक्कत होता है आप समझ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं कि नहीं, हाँ बदल सकते हैं, ठीक है, उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी आता है, उससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, ठीक है, हीटर चलाते हैं, गीजर जलाते हैं, टोस्टर जलाते हैं, ये सब काम करते हैं। अब समझिए, मान लीजिए कि ये इंटर कन्वर्सन नहीं होता, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में नहीं बदलता, तो क्या होता? तो इमेजिन कीजिए हीट एनर्जी के लिए भी हमारे घर पे एक सप्लाई रहता, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, इससे दूसरा काम होगा, इससे टीवी चलेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरफ आया, और हीट एनर्जी के लिए भी हो सकता था एक पावर सप्लाई रहता जहाँ से हीट एनर्जी बन के आता, जो सिर्फ टोस्टर और दूसरा गीजर वगैरह चलाता, कितना दिक्कत होता। तो एनर्जी इंटरकन्वर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। अगर ये नहीं रहता तो हमारे हिसाब से लाइफ भी पॉसिबल नहीं था। सोलर एनर्जी से सब कुछ बनता है। एक जो खाना आप जो खा रहे हैं जिसमें क्या रहता है, केमिकल एनर्जी, कहाँ से आता है? सन से। सन की एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो फूड की एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। कौन? तो अगेन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये सब चीज़ इंटरकन्वर्सन है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहता है एनर्जी, ठीक है। जैसे आप इस चीज़ को वेरीफाई भी किए होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी लेके इसका वेरिफिकेशन भी किए होंगे कि एनर्जी का जो है कांस्टेंट होता है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स इसमें आप एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट किए होंगे कि एयर रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे एयर का जो बाधा आ रहा है उसको आप निगलेक्ट कर दिए होंगे कि हाँ इसको हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम लिए हैं जहाँ से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में वैलिड है, ठीक है। एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन हटाने पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है इस कंडीशन में वो कंजर्व है। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है। तो हम लोग ऑफकोर्स एक सिस्टम की बात करें जहाँ से बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम समझना चाहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो हमको समझना पड़ेगा आइसोलेटेड का मीनिंग। और ये आइसोलेटेड सिस्टम आपको बहुत जगह आएगा। आइसोलेटेड मीन्स क्या? अलग होगा, किसी चीज़ से अलग होना, कोई दूसरे चीज़ का इफेक्ट नहीं होना। नॉट एनी इफेक्ट ऑफ, नो एनी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर से किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना, बाहर से किसी एनर्जी का इंटरप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बाहर से कुछ फोर्सेस नहीं लग रहे। यहाँ हमारे यूनिवर्स को भी हम एक बड़ा सा आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पूरे डोमेन में यानी पूरे एरिया हमारे नेचर का जितना है वो सब में वैलिड है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक। मैंने तो बताया न्यूटन्स के लॉ भले ही माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में इन्वॉल्व नहीं हो, वहाँ पे लागू नहीं होते हैं, पर इनसे रिलेटेड ये जो कंजर्वेशन लॉ है ये वहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है, वो वहाँ पे भी वैलिड है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक की बात करें मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये हर जगह लगाया जाता है, चाहे एटॉमिक हो, न्यूक्लियर हो, या उससे भी छोटे छोटे क्वार्क के लेवल पे बात करें वहाँ पे भी, ठीक, सारे कंडीशन में ये वैलिड होता है। अब अगेन यहाँ पे आइंस्टाइन का जो थ्योरी आया था वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ये इंटर कन्वर्सन इन्होंने बताया था कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। मास को भले ही वहाँ तक जो लेवाइजर थे वो बोलते थे मास इज इनडेस्ट्रक्टेबल, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है, उसको खत्म नहीं किया सकता है। तो इन्होंने बोला हाँ खत्म नहीं किया जा रहा, बस कन्वर्ट किया जा रहा है। केमिकल रिएक्शन उन्होंने बताया था ना, केमिकल रिएक्शन के लिए आप 9th में ही पढ़े होंगे कि केमिकल रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम का, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम लोग दो एलिमेंट लिए हैं, क्या क्या, तो मान लीजिए हमारे पास CaCl2 है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, और Na सोडियम इसमें डाल दिए, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैल्शियम और क्लोरीन का आयन, जो क्लोरीन का आयन है वो दोनों अलग हो जाता है, और सोडियम इस क्लोरीन वाले का ले लेता है कि ये ज़्यादा, इसके पास क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत सारा कारण है कि इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा छोड़ सकता है। वो इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा छोड़ सकता है, एनर्जी कंसिडरेशन, बहुत सारा बात आते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये डिस्प्लेस करके ये दोनों अलग अलग कर देता है। ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, सिंपली रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये जो केमिकल रिएक्शन है आपके पास जो दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ये इन्होंने बोला था लेवॉइजर ने, ठीक है। अब इस एनर्जी सबको जो बाइंड के रखता है, इस एटम्स को जो बाइंड के रहता है, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी, जिसको आप 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस सब के बारे में, ठीक है। और आप जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, आपको मन में आता होगा कि वहाँ एनर्जी कहाँ से आती है उसमें, तो वहाँ भी एनर्जी यहीं से आता है। आइंस्टीन का जो थ्योरी है वहाँ भी एप्लीकेबल है।
ठीक है, कि वहाँ भी कुछ मास जो है, कुछ पार्ट जो इंटर कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एनर्जी में, और इसीलिए आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का जरूरत पड़ता है। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स बाइंडिंग एनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको अभी समझना नहीं है उतना, ठीक है। अब आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से दिखाई दिया मैंने, E इक्वल टू mc² होता है, जिस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। और ये कहाँ लगता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में। जितना आप एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देख रहे हैं, चाहे वो एटम बम हो, हाइड्रोजन बम हो, इस कंडीशन में ऑफकोर्स इसका आजकल पॉजिटिव यूज भी हुआ है कि हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या दूसरी चीज़ पावर प्लांट भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना। यही सब बात था किसमें, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज के बारे में। अब ये जो कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमको काम कहाँ देगा, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ आपको काम देगा जहाँ पे आपको कम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेगा। यहाँ तक कि हम जो रिडक्शनिज्म करते हैं, जिसमें हम कोई बड़े से प्रॉब्लम को छोटा छोटा करके देखते हैं, वहाँ पे जैसे कोई पूरा डायनेमिक्स आने का मतलब जहाँ पे फोर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है उस कंडीशन में। तो एक हमको डायनेमिक्स का प्रॉब्लम दिया हुआ है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, कि वहाँ पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है हम सभी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। हम उस कॉम्प्लिकेटेड फोर्स, कौन कौन फोर्स लग रहा है, कैसे कोलाइड हो रहा है, सिस्टम के बारे में नहीं जान सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार ही है, कार आया, कार किस तरह से मूव किया, कैसे वो एक ऐसा टेढ़ा रोड था तो उस पर मूवमेंट किया, कैसे टकरा गया, तो इस सब के बारे में हम उतना फोर्स के बारे में नहीं जान पाए कि कहाँ से अगर इधर मूव किया तो किधर सेंट्रीपेटल फोर्स था, किधर फ्रिक्शनल फोर्स था, किधर उसका इंजन का फोर्स था, मैकेनिकल फोर्स, इस सब के बारे में नहीं जान पाए भले ही। लेकिन इंस्टेड ऑफ इट, उसके बावजूद भी क्या होता है, तो उसके बावजूद भी हम लोग कंजर्वेशन प्रिंसिपल अगर लगा दे वहाँ पे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम वैसे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बीटा डीके अभी जो पढ़े थे, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के लॉ से बीटा डीके को भी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक कि न्यूट्रिनो जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, वो सब भी, जो वुल्फगैंग पॉली इनका नाम है, इन्होंने ही प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा ऐसा बीटा डीके में इसका प्रोडक्शन होता है। तो कंजर्वेशन लॉ बहुत डीप कनेक्शन है किसी चीज़ के साथ, हमारे नेचर के साथ, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेचर अगर एक्सप्लेन किया जा सकता है तो मेन यही लॉ है, और सब तो चेंज होते रहता है, ठीक है, और सब चेंज होते रहता है। वेलोसिटी किसी चीज़ का चेंज हो जाएगा, मास भी चेंज हो जाता है वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक कि टाइम को भी बोला गया है रिलेटिव है, लेकिन ये लॉ जो है वो तब भी कंजर्व रहते हैं और कॉन्स्टेंट रहते हैं नेचर में, ठीक है। तो यही सब बातें थी, ठीक है, किसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। अब कंजर्वेशन लॉ सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि कंजर्वेशन लॉ जितने हैं, ये सारे कंजर्वेशन लॉ क्या है, और कुछ नहीं, एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बताने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत, इसको ले लिया जाता है, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और दिखाया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये सही है। जितने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, यहाँ मोमेंटम मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर मोशन है तो लीनियर मोमेंटम, और जब रोटेशन होता है तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का रोल आता है। वो सब कॉन्स्टेंट है हमारे नेचर में, ठीक है। तो मेन हमारे पास चार हुए, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर, लीनियर और मास, ये सब हुए, और इसी की मदद से हम लोग नेचर को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है ये भी खत्म होता है। ऑफकोर्स आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ये अगर मेरा पूरा सीरीज देखें आपको लगेगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक कोई भी, मैं भी देखा था यूट्यूब पे या कहीं और पे, तो पूरा एनसीईआरटी को ही, भले ही मैंने एनसीईआरटी को ही कवर किया और कुछ एक्सटर्नल कवर किया, क्योंकि उसी के हिसाब से वीडियो लंबी हो जा रही थी। तो फिजिकल लॉ पे, जो फिजिकल वर्ल्ड आपका चैप्टर है, तो इस पर कोई वीडियो बनाना ही चाह रहा था। उससे सिर्फ यूनिफिकेशन रिडक्शन थोड़ा सा बता दिया और बस काम खत्म, थोड़ा मोड़ा बता के इधर उधर करके निकल गया। मैंने सोचा था कि मैं सब पे कुछ कवर करूँगा, इसलिए वीडियो लंबी हो गई, पूरा सीरीज हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब कुछ समझते हैं कि कैसे फिजिक्स जो है वो सिंपली एक स्टडी है नेचर का, नेचर के लॉ का, और कैसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मदद करता है। फिजिक्स का स्कोप कैसा है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक है, ये उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखें। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, उस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट करता है, कैसे टेक्नोलॉजी फिजिक्स के कंसेप्ट को जन्म देता है और फिजिक्स का कंसेप्ट टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, इसके बारे में। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ें जस्ट पिछले लेक्चर में, ठीक है, कहाँ कहाँ वैलिड होता है मैक्रोस्कोपिक वर्ड में, चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़े, ठीक है। फिर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़े जो कंजर्व है, कंजर्व मतलब अगेन अनचेंज है, कॉन्स्टेंट है, उस सब के बारे में पढ़े, ठीक है, अनचेंज है, ओके। उसके बाद कंजर्वेशन लॉ का देखें कि कैसे हम लोग को नेचर में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, हम लोग जो देखते हैं उस नेचर को भी मदद कर सकते हैं। ये सब बातें थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सरसाइज तो कोई टच नहीं करता है 11th का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिजिकल वर्ल्ड का एक्सरसाइज जरूर टच करें, वहाँ से आपको एक अलग ही फीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको टच करें, आपको ज़रूर उससे एग्जाम में या कोई आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन उससे आप बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा,
ये चैप्टर आपको जरूर भारी लग सकता है, जरूर हैवी लग सकता है, जस्ट बिकॉज आप पूरा फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या क्या होने वाला है वो सब पढ़ लिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा हैवी तो लग सकता है, पर मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। जहाँ दिक्कत हुआ हो आप बताइए कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। चलिए इसी के साथ ये जो सीरीज था फिजिकल वर्ल्ड का यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या कहीं से फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इसी तरह से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के रोज़ की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ। तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।